Standard 8 Science. My dear students, in this video we are going to continue the lesson number 1 of our science, living world and classification of microbes. In the last video we have already seen this classification. विटेकर ने बनाया हुआ क्लासिफिकेशन हमने देखा. लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कन्वर्ट किया हुआ, मतलब दो डिविजन किया हुआ है. प्रोकैरियोट यूनिसेलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, और इसमें एक ही किंगडम है, दैट इज मोनेरा. और यूकैरियोट्स में जाओगे तो यूनिसेलर सेलुलर भी है, यानी सिंगल सेल वाले भी है, मल्टी सेलुलर भी है. यूनिसेलुलर में एक किंगडम है, दैट इज प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर में और भी डिविजन है. So in this video, in the next part we are going to study deeply about Monera, and means both the प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके किंगडम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. So let's see detail about kingdom Monera. There is an activity given here. Take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide. Dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under high power of compound microscope. What did you see? आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक बूंद कर्ड का लेना है, यानी दही का लेना है, अदरवाइज बटर मिल्क का, ताक का लेना है. एंड यू हैव टू कीप इट ऑन अ ग्लास स्लाइड. ग्लास का, कांच का स्लाइड होते हैं. हमारे लेबोरेटरी में, आपके स्कूल के लैब में भी रहेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास का एक पीस होता है, ग्लास स्लाइड. उस पर रखे हम ऊपर से एक कवर स्लिप डालते हैं, एक राउंड छोटा सा पतला ग्लास होता है कवर स्लिप, वो डालकर इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, और उसके आईपीस से हम देखोगे, उसके लेंस से देखोगे तो हमको नीचे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को बहुत एनलार्ज करके देखने को मिलेगा. तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर करना है, पर ये जो ड्रॉप ऑफ कर्ड जो हमने ग्लास स्लाइड में अप्लाई किया, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वांटिटी थोड़ा कम होगा, तो हम क्लियरली उसको देख पाएंगे. सो वहाँ पर क्या हम देखेंगे, और इसको माइक्रोस्कोप के हाई पावर में रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बारीक होते हैं. मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स अप एंड आर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. और उसमें देखोगे तो मूविंग, चलता हुआ, स्मॉल रॉड लाइक बोलेगा तो एक स्टिक जैसा रॉड, आप जानते हो, देखो इस तरह, ये जो शेप है ना, उस शेप का, डंडे के शेप का कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर चलता हुआ दिखेगा. वो क्या है? लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस वो एक बैक्टीरिया है जो कर्ड में होता है, यानी दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया हेल्प करता है. इट इज़ अ वेरी यूजफुल बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल. अगर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया बैसिलस है तो हम बैसिलाई बोलते हैं, तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. All types of bacteria and blue-green algae are included in the kingdom Monera. Kingdom Monera के अंदर दो kind of organisms है, एक सभी किस्म के बैक्टीरिया और दूसरा ब्लू ग्रीन algae. Now let's see the characteristics of this kingdom, that is Monera. All the organisms are unicellular. ये सभी organisms unicellular, यानी इनका full body function एक ही एक single cell से होता है. They may be autotrophic और heterotrophic. वो खुद अपना खाना बनाकर रहने वाले होंगे, यानी जस्ट लाइक प्लांट्स. अदरवाइज वैसा नहीं होंगे, यानी प्लांट पे या किसी पे डिपेंडेड होगा, हेटेरोट्रोपिक. दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल. प्रोकैरियोट भी हमने ऑलरेडी देखा है, इसके सेल के ऑर्गेनल्स एकदम डिस्टिंक्ट या वेल डेवलप्ड नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं होता. सो नेक्स्ट किंगडम हम देखने जा रहे हैं, दैट इज प्रोटिस्टा. Here also you are getting an activity. Prepare a temporary amount of 1 drop of pond water on a glass slide. Observe it under low power and high power of microscope. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoebae. तो अभी प्रोटिस्टा को देखने के लिए आपको यहाँ पर दूसरा एक एक्टिविटी दिया है. बोल रहा है कि किधर भी पॉन्ड में या किधर भी स्टैग्नेंट वाटर कहीं भी जमा होता है तो उसको आप एक पड़ल का भी, अगर बहुत दिन से रहने वाला एक पड़ल है तो उसके अंदर का भी थोड़ा पानी का एक बूंद निकाल के ग्लास स्लाइड में डालो, और उसको लो पावर में भी हाई पावर में भी माइक्रोस्कोप के चेक करो अच्छा से, क्योंकि लो पावर में कुछ चीज़ें दिख पाएंगे अच्छे से, और हाई पावर में और उससे भी बारीक वाले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर तो देख पाएंगे. और यहाँ पर आपको मोटाइल मीन्स मूविंग, चलता हुआ, चलने वाला कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे विद अ इरेगुलर शेप, यानी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, वो चलते फिरते उसका शेप चेंज हो जाता है.
तो इतने में आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ें करके, जो क्योंकि जिसका शेप हर वक्त बदलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, क्योंकि उसको कोई फिक्स बॉडी शेप नहीं है, उसका बॉडी बदलते रहता है, जहाँ पे उसको चलना है वहाँ पर उससे उसकी तरफ उसकी बॉडी में से ऐसा पैर जैसा पोड़िया, इसको पोड़िया बोलते हैं, ऐसा पोड़ा, इसके लिए स्यूडोपोडिया निकलता है। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने एक अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिया है, साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये जो है ये सब उसके स्यूडोपोडिया है, यानी जहाँ पर उसको मूव होना है वहाँ पर। अभी ये इतना, ये ऐसा शेप का है, थोड़ी देर में एक गायब हो सकता है, कोई एक गायब हो सकता है, यानी इसका शेप कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और इसको एक न्यूक्लियस है, यानी इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ज़रूर है। ओके, नाउ let's see the characteristics of this kingdom, Protista. Protista are single-celled organisms with well-defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. मैंने वो इमेज में आपको दिखाया, इसका न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड है, एकदम अच्छे से बने हुए हैं, और उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जिस तरह हम यूकैरियोट्स में देखते हैं। ओके, दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। आई विल शो यू इन दिस टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। स्यूडोपोडिया होता है ये जो अमीबा का साइड में जो टेढ़े मेढ़े आगे पीछे, मैंने बोला जब चेंज होने वाला जो पैर होते हैं उसको स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा, पोडिया मीन्स लेग, तो झूठे लेग होता है इसका। और यहाँ पर आपको ये यूग्लिना में देख सकते, देखो ऐसा एक रस्सी जैसा जा रहा है यहाँ से, वो उसका विप है। विप क्या होता है? विप यानी जो मारने के लिए चाबुक होते हैं ना, उसको विप कहते हैं। तो ऐसा विप लाइक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या बॉडी में कोई पार्ट होते हैं, या फिर सीलिया, सीलिया ने एकदम बारीक बारीक हेयर जैसा सीलिया होता है, उसको दिया हुआ नाम है वो ऑर्गन का, इसको मूव होने के लिए, लोकोमोशन मीन्स मूव होना, मूवमेंट के लिए। ओके, इसके मदद से ये मूव यहाँ वहाँ मूव होता है। थर्ड, ऑटोट्रॉप्स, यानी इसमें दोनों कैटेगरी है, ऑटोट्रॉप भी है कोई और हेट्रोट्रॉप भी है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। यूग्लिना, वॉल्वॉक्स, ये दोनों ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में यूग्लिना और वॉल्वॉक्स दोनों ऑटोट्रॉपिक है, और अमीबा और पैरामीशियम दोनों हेट्रोट्रॉपिक है। यूग्लिना वॉल्वॉक्स खुद खाना अपना बनाते, अमीबा और पैरामीशियम नहीं बनाते। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वॉल्वॉक्स है, देखो उसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है उसके ग्रीन कलर, बराबर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो वो ऑटोट्रॉप होगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो सभी प्लांट्स में होता है। और ये यूग्लिना, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है। पर ये जो ये दोनों है, ये पैरामीशियम और ये अमीबा, ये दोनों ऑटोट्रॉप नहीं है, ये हेट्रोट्रॉप है। नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज किंगडम फंगी। Take a moist piece of bread or bhakri and keep it in a container with a lid for 2 to 3 days. After 2 to 3 days, a fine cotton thread-like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare a temporary mount of few threads from this culture and observe it under the microscope. एक ब्रेड आप घर में कुछ दिन टच किए बिना 2-3 दिन रखोगे तो उसके ऊपर एक ग्रेइश कलर का अजीब सा कुछ, एक कॉटन शेप का कुछ, तो उसके ऊपर कॉटन जैसा बारीक बारीक कुछ तो उसके ऊपर ग्रो होने का दिखाई देंगे। एक्चुअली इट इज़ फंगी, फंगस। हम बोलते हैं देखो ये ब्रेड में पूरे फंगस हो गए, खाओ मत फेंक दो, है ना। तो फंगस का ही प्लूरल है फंगी। तो उसमें से थोड़ा सा थ्रेड को निकालो, एकदम बारीक बारीक कुछ थ्रेड्स को निकालो और माइक्रोस्कोप के अंदर रखो, जिस तरह पहले हमने रखे, और उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरीके का शेप मिलेगा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये शेप फंगस का शेप है। प्लीज यू हैव टू प्रैक्टिस टू ड्रॉ दिस शेप ऑफ फंगस। तो ये हुआ कौन सा? फंगी। यहाँ पर कुछ और भी फंगस के शेप्स दे दिया हुआ है, देखो ये दोनों भी कुछ फंगस है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये नॉन ग्रीन है, यानी इसमें ग्रीनिश कलर नहीं है। यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट मतलब जिसमें सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस वगैरह वेल डिफाइंड नहीं है। यूकैरियोट मतलब इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड है, तो ये यूकैरियोटिक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ऑलरेडी नॉन ग्रीन है तो समझ में आ सकता है कि वो कभी ऑटोट्रॉपिक हो नहीं सकता। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स, सॉरी सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है?
डीकेड मटेरियल, डीकेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, यानी यहाँ पे किधर भी नीचे पड़े पानी में मिट्टी में वगैरह पड़कर अगर सड़ गया हुआ जो चीज़ें हैं सड़ने वाले, उसको डीके कहते हैं। तो वैसा डीकेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर उसके अंदर रहते हैं, मतलब उसके अंदर से न्यूट्रिशन को लेकर अपना खाना लेकर वो जिंदा रहता है। दैट इज इट इज कॉल्ड अ सैप्रोट्रॉप्स। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फीड अपॉन मीन्स खाते हैं। Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin. Chitin means chitin. Pronunciation chitin. CHITIN. इनके जो बॉडी का सेल वॉल है, सेल के ऊपर और कवरिंग होता है, वो कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक कवरिंग, उसको सेल वॉल कहते हैं। और इसके जो सेल वॉल बने हुए हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ शुगर से, वो भी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ, बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ शुगर, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और वो शुगर का नाम है काइटिन। Some fungi are thread-like and many nuclei are present in cytoplasm. Cytoplasm मतलब एक सेल के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फील्ड है पूरे, वो साइटोप्लाज्म हुआ, बराबर। तो ये साइटोप्लाज्म कोई कोई फंगी के जो शेप है थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड यानी धागा धागा जैसा है उसका पूरा शेप। तो उसका सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर फंगी का है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट क्या होता है, दुकान में भी खरीदने मिलता है ईस्ट। ढोकला या फिर केक वगैरह बनाने के टाइम पे हम ये ईस्ट के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने, उसको हम हल्का सा गुनगुना पानी में डालकर उसको लाइफ देते हैं, यानी लिविंग बना देते हैं। और उसके बाद उस ईस्ट को हम हमारे आटे में डाल देते हैं। वी पुट इट इन द डो एंड इट बिकम्स, क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड। वो एकदम फूगने लग जाता है, फूगेंगे तो एकदम वी गेट अ सॉफ्टी एंड स्पंजी केक, ढोकला वगैरह वगैरह। सो बेकर्स ईस्ट एंड एस्परजिलस is another fungus. Aspergillus, this fungus is seen on corn. पेनिसिलियम दूसरा एक फंगस का नाम है, पेनिसिलियम। पेनिसिलिन नाम का मेडिसिन बनता है इससे। और मशरूम, मशरूम तो आपको पता है, ओके, बारिश का मौसम है तो अभी मशरूम यहाँ वहाँ दिखने भी लग जाएंगे। Though many systems of classification are introduced after Whitaker's, his five kingdom system is widely accepted. जो विटेकर नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो फाइव किंगडम सिस्टम जो बनाए हैं, वो आज भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी ज़्यादा मशहूर है या ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। सभी लोग ज़्यादा उसको एक्सेप्टेबल रखे, यानी एक्सेप्ट करते हैं। पर उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये अटेम्प्ट किए, पर इतना और एक्सेप्टेंस किसी और सिस्टम को नहीं मिला। अब आगे हम माइक्रोब्स का अलग एक क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, मल्टीसेलुलर को साइड में हटाकर। वो क्लासिफिकेशन क्यों इसलिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होता है बाकी पूरे लिविंग वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से जो क्लासिफिकेशन किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, फंगी, आल्गे। और फंगी के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। फिर हम बैक्टीरिया के बाद, और हमारा बहुत ही खतरनाक आजकल के पूरा दुनिया को पूरे फ्रीज करके रखा हुआ हमारा वायरस, इसके वगैरह बारे में इस लेसन में आगे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ आप देख सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये आपको मैं आगे आने पर एक्सप्लेन करूँगी। चलो लेट्स सी नाउ बैक्टीरिया। व्हाट इज इट्स साइज? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये कैसा रीड करते हैं? माइक्रोमीटर, ओके। 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अब आपको ये माइक्रोमीटर का एक अंदाज़ा लगा देती हूँ मैं। आपको मीटर पता होगा, मीटर, 1 मीटर बोलेगा तो 100 सेंटीमीटर होता है। आपके पास जो स्केल है, जो नॉर्मल स्केल आप यूज़ करते हैं, उसमें 15 सेंटीमीटर्स होते हैं। इस तरह आपने अगर एक 6 स्केल लाइन से लगा दोगे, लंबे लंबे लगा दोगे, तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 90 सेंटीमीटर हो गया। एक 7 और लगाएंगे तो 105 सेंटीमीटर हो गया। यानी समझ सकते हैं आपको कि कितना लंबाई है। 100 सेंटीमीटर बोलेगा तो वो 100 सेंटीमीटर का लंबाई को 10⁻⁶, यानी 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 डालो। 10⁻⁶ मतलब ये हुआ 10 लाख। एक मीटर को यानी आपके ऑलमोस्ट एक 7 स्केल आप अटैच करोगे, चिपका दोगे लंबे लंबे, तो ये 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा गया, ओके।
इतना लंबाई को आप अगर इतने टुकड़े कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. जस्ट इमेजिन, I just want to give you that idea how much 1 micrometer is. उसको उतना 1 मीटर को या ये 100 सेंटीमीटर को इतने टुकड़े करो, यानी 10 लाख पीसेस करो, तो उसमें से 1 पीस जो आएगा दैट इज 1 माइक्रोमीटर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने छोटे होते हैं. यानी दैट्स वाई वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. वी नीड द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी दिस. सो ये यूनिसेलुलर है. यूनिसेलर यानी इसमें एक ही सेल होता है. इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये किसी पर डिपेंडेड नहीं है, खुद अपना खाना वगैरह कहीं सब अरेंज कर रहते हैं, यानी किसी के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेड नहीं है. और कुछ होता है इसमें पैरासिटिक, यानी इंडिपेंडेंट भी होता है, पैरासिटिक. पैरासिटिक मतलब दूसरे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उसके बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन को छीन कर, वो न्यूट्रिशन को चोरी करके जीना, वो न्यूट्रिशन को वहाँ से सक करके अपना लाइफ जीना. दैट इज पैरासिटिक. समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. और कभी कभी बहुत सारे बैक्टीरिया झुंड में रहता है कॉलोनी बनाकर. ओके. सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. यानी प्रोकैरियोट भी है पर प्रोकैरियोट होने के बावजूद थोड़ा सा यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है. प्रोकैरियोटिक है पर सेल वॉल है इसके अंदर, और न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं है, ना सेल ऑर्गेनल्स डिस्टिंक्ट है. कुछ भी डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है. दैट मीन्स इट इज प्रोकैरियोट. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म का एक सेल में से डिवाइड होकर, मतलब अभी समझो एक कुत्ता है या एक बिल्ली है, डॉग वगैरह अपना नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं, अपने जो छोटे सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं. दैट इज रिप्रोडक्शन. ये जो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह छोटे छोटे यूनिसेलुलर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को लाइफ देने के लिए वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी जो सेल है वो सेल दो टुकड़े में, दो हिस्से में बट जाएंगे और ये एक सेल अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. मतलब एक अभी सपोज एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया का एक सेल, एक ही सेल का ही तो है बेचारा पूरा, तो क्या करेंगे, कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, बीच में से टूट जाएंगे, एकदम सेंटर में से डिवाइड हो जाएंगे. दोनों में जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह जो कुछ भी पार्ट्स है दोनों में बटेगा और दोनों अलग अलग बैक्टीरिया बन के फिर लिविंग कंटिन्यू होते जाएगा. समझ में आ रहा है. तो ये काइंड ऑफ जो डिवीजन है इसको सेल डिवीजन कहते हैं. तो यहाँ पर बाइनरी सेल डिवीजन होता है और कभी कभी मल्टीपल सेल डिवीजन होता है किसी और ऑर्गेनिज्म में. वो क्या होता है, एक ही सेल में से एट ए टाइम बहुत सारे दूसरे सेल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म क्रिएट होना. नाउ इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगोरसली. अगर कंडीशन सब अच्छा है, सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ है, एकदम प्रॉपर कंडीशन है, तो बैक्टीरिया एट अ टाइम यानी विदिन 20 मिनट्स में डबल होते जाएंगे, यानी उसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. यानी अभी समझो हम दूध में एक छोटा सा आधा चम्मच दही भी डाल के रखेंगे, वो आधा चम्मच दही में ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कुछ बैसिलस प्रेजेंट है. वो लैक्टोबैसिलस को हम 2-3 घंटे में रखेंगे तो पूरे के पूरे दूध दही बन जाएंगे. यानी वो लैक्टोबैसिलस इतना डेवलप हो गया, इतना नया बैसिलस को जन्म दिया कि वो पूरे के पूरे बर्तन में जितने भी दूध थे पूरे को क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दी दही में. ओके, आर यू गेटिंग द आइडिया. नाउ आई एम शोइंग यू द शेप्स ऑफ सम बैक्टीरिया हियर. देखो यहाँ पर बैक्टीरिया का शेप्स आप देख सकते हैं. एक कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, और ऐसा जो शेप होता है इसको स्पाइरलम कहते हैं. और अब ये जो कोमा जैसा जो शेप होता है यहाँ पर उसे विब्रियो कहते हैं, ये वाला कोमा शेप. तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ अलग अलग शेप्स ऑफ बैक्टीरिया यू कैन फाइंड. एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटोजोआ. उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर है. ओके, नाउ प्रोटोजोएंस आर फाउंड इन सोइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. प्रोटोजोएंस मिट्टी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी जो नदी का वगैरह पानी होता है जो नमकीन नहीं है उसमें भी दिखाई देते हैं, सी वाटर में भी ये रह सकते हैं. सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक. और कुछ प्रोटोजोएंस होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं, यानी हमारे बॉडी में भी कोई प्रोटोजोएन एंटर करते हैं और क्या करते हैं, दे आर पैथोजेनिक. ऐसा जो प्रोटोजोएंस होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजेनिक मीन्स डिसीज क्रिएट करने वाला, क्रिएटिंग डिसीज, तो बीमारी बना देते हैं. ओके, तो नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं. दीज आर यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल.
ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर यूकैरियोट आपको पता है, यानी जिसके अंदर का सेल्स में सभी ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वगैरह वेल डिफाइंड है, और ये यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से. There is great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoan. इसका मतलब है प्रोटोजोआ नाम का एक हेडिंग के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोजोएंस होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से तो कुछ का अलग है, और लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए भी अलग अलग प्रोटोजोआ अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं. न्यूट्रिशन यानी उनका खाने का इंडेक, वो भी उसका भी अलग अलग मेथड होता है. These organisms are reproduced by simple cell division. मैंने सेल डिविजन ऑलरेडी बताया. एकदम नॉर्मल जो सेल डिविजन है उसके जरिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस करना यानी अपना ही सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स को जन्म देना. एग्जाम्पल यहाँ पर है अमीबा, पैरामीशियम. अमीबा को मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी. पैरामीशियम का भी स्ट्रक्चर आपका टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते पढ़ते बीच में देख लिए थे. पैरामीशियम एक ऑलमोस्ट एक चप्पल के शेप में दिखते हैं, और चप्पल का जो सोल होता है नीचे का हिस्सा उसके शेप में रहते हैं. ये दोनों फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर. फ्री लिविंग मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग है. ओके, ये डर्टी वाटर में, गंदे पानी में, यानी कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये काम नहीं करता या जिंदा रहते नहीं है. दूसरा है अमीबा का ही कैटेगरी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये क्या पढ़ेंगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बहुत ही एक हार्मफुल प्रोटोजोआ है. ये हमें अमीबियासिस क्रिएट करते हैं. अमीबियासिस यानी हमारा पेट में प्रॉब्लम होता है, वो डिसेंट्री वगैरह होता है, यानी जो लूज मोशन अलॉन्ग विथ ब्लड पास होना, ये सब बहुत ही हार्ड खतरनाक एक प्रॉब्लम है, कि स्टमक एक भी होता है. तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोआ ये बीमारी क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो हम में से हर एक दूसरे को अटैक किया ही होंगे कभी ना कभी. आपको मलेरिया आया है कभी? तो ज़रूर वो किसका काम है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का. आप बोलेंगे नहीं टीचर वो मच्छर का काम है. नो, मच्छर का काम सिर्फ क्या है यहाँ पर पता है? मच्छर एक पोस्टमैन का काम करता है या एक कोरियर बॉय का काम करते हैं. ये एक इंसान जिसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था, जिसको मलेरिया ऑलरेडी है, उसको मच्छर काटेंगे. मच्छर पर्पसली नहीं काटता है कि चलो मैं आज पवन को मलेरिया दे के रहूँगा, ऐसा जाकर काट के लेकर आते नहीं है. मच्छर बेचारा अपना, उसका खाना क्या होता है? खून होता है. वो किसी एक इंसान का बॉडी में से खून पीते वक्त उसके बॉडी में से ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये मच्छर के बॉडी में जाता है. मच्छर के बॉडी में मच्छर को बीमार बना ही नहीं सकता, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही जिंदा रह सकता है. तो ये अमीबा का जो ये मलेरिया का जो ये पैथोजन है, ये प्रोटोजोआ, इंतज़ार करते रहते हैं ये मच्छर कभी जाकर दूसरे एक बंदे को काटेगा और मैं उसके बॉडी में घुस जाऊँ. और ये मच्छर जाता है, किसी को काट लिया, और क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स उसके थ्रू उस इंसान की बॉडी में जाता है. सो द मॉस्किटो इज वर्किंग एज एन एजेंट, ट्रांसफरिंग एजेंट का काम करते हैं. और नेक्स्ट है यूग्लिना. यूग्लिना इज ऑटोट्रोपिक, यानी इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट इन इट्स बॉडी एंड इट कैन प्रिपेयर फूड ऑन इट्स ओन. नाउ we'll study something more about fungi. These are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. पहले ही मैंने बता चुका. सड़ने वाले लिविंग सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर में मरे हुए डेड बॉडी पे वगैरह ये फंगी ग्रो होता है, फंगस. These are eukaryotic organisms as we have already seen. Some are unicellular and others are visible with naked eyes. कुछ फंगी होता है जो यूनिसेलर है, जो दिखता नहीं है आंखों से, पर कुछ थोड़े बड़े होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, और क्या होगा? वो बहुत हमारे नेकेड आई से यानी आंखों से दिखाई भी देते हैं. सैप्रोट्रॉपिक वही मीनिंग है, जो सड़े हुए मतलब डिकेइंग मैटर में जिंदा रहना. एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बाय सेल डिविजन और बाय बर्डिंग. और ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने नया लिविंग थिंग को, अपना ही नए जो ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड, उसको कैसा जन्म देते हैं? सेक्सुअली यानी मेल और फीमेल के दोनों के कनेक्शन की मदद से, या फिर एसेक्सुअली कौन सा मेथड है यहाँ पर? बर्डिंग क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने ईस्ट थोड़ा देर पहले बेकर्स ईस्ट हमने बोले थे, ईस्ट का बर्डिंग दिखाया हुआ है मैं यहाँ पर. अब ये देखो, ईस्ट का एक सेल है ये. ओके, इसमें से एक बर्डिंग निकल रहा है. देखो एक छोटा सा फुगा, वो बर्डिंग धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, बड़ा होते होते यहाँ से फिर दूसरा बर्ड निकला.
बराबर। ऐसा जो मेन जो था उसमें से बर्ड ये एक बर्ड है, ये दूसरा बर्ड है, तीसरा बर्ड, ऐसा एक एक करके निकलेंगे। और ये बर्ड कंप्लीट ग्रोथ होने पर क्या हो जाएगा, इसके यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा सेपरेट होकर ऐसा ऐसा सेपरेट इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब ये एक छोटे से ईस्ट के एक सेल में से इतने सारे सेल्स वापस क्रिएट हुआ। सो दिस इज द मेथड ऑफ बडिंग। ओके, तो ये कुछ फंगे ऐसा होता है कि बडिंग के जरिए अपना नया नया लाइफ्स को जिंदा रखते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम, ये तीनों फंगी आ गया। ओके, आगे नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं algae के बारे में। इसका भी साइज करीब करीब 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर, एक्वाश्योर है ना, एक एक पानी प्यूरिफायर का, वाटर प्यूरिफायर का नाम होता है। वो एक्वा वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि वो पानी से रिलेटेड बात है। तो दे आर एक्वाटिक, पानी में रहते हैं। यूकैरियोट से लोग, और यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है, ऑटोट्रोपिक है, यानी दे प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। इसके सेल में, बॉडी सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास। प्रोनाउंसिएशन वर्ड का ध्यान देना, क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेल्युलर। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेल्युलर मीन्स एल्गे में बहुत ही कम काइंड ऑफ, बहुत ही थोड़े ही काइंड ऑफ एल्गे यूनिसेल्युलर है, ज़्यादातर एल्गे मल्टीसेल्युलर है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड विजिबल विथ नेकेड आई, यानी हमारे सादे आंखों से दिखाई देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोस्ट विलन ऑफ दिस टाइम, दैट इज वायरस। साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर, नॉट माइक्रोमीटर, टू 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में काफ़ी फ़र्क है। माइक्रोमीटर और भी कम डिवाइड और छोटे छोटे करना पड़ेगा, तब जाकर नैनोमीटर बनेगा। यानी जो हमारा 1 के बाद 9 जीरो डालो और 1 मीटर को उतना डिवाइड करो तो हमें क्या मिलेगा, 1 नैनोमीटर मिलेगा। सो वायरस, जनरली वायरसेस are not considered as living organism or they are said to be organisms at the edge of living and non-living. ये जो वायरस है, हमने आजकल तो बहुत बड़ा एक वायरस, मतलब बहुत ही खतरनाक एक वायरस के बारे में सुन रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को फ्रीज करके रखे हुए हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस। वो भी एक वायरस है, और बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके का बीमारी क्रिएट करते हैं। ये सभी वायरस एक्चुअली नॉन लिविंग है, बॉडी के बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस कैनॉट लिव। हमारे बॉडी के बाहर जब तक है वो जिंदा नहीं रह पाता है। एक क्या बोलते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, एक सेपरेट, एक नॉन लिविंग थिंग है एक्चुअली वो। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी वो प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, उसके बॉडी में जब वो जाएंगे, उसको एंट्री मिलेगा, तब जाकर वो वायरस जिंदा रह पाएगा और उसके बाद अपना काम वो चालू कर देता है। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल को यूज़ करके, वो सेल को डैमेज करके वो बढ़ते रहते हैं और बॉडी को खराब करते हैं या डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसलिए ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, यानी कि लिविंग बाहर नहीं है पर अंदर आने पे लिविंग हो जाता है, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आने पे। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स, दे आर द ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग के दोनों के बीच का एक हिस्से में है उसका लाइफ। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में इसके बारे में डिटेल स्टडी किया करते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। माइन्यूट मीन्स बहुत ही टाइनी, बहुत छोटा। दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से 10 गुना या 100 गुना से भी ज़्यादा छोटा है ये। कौन? ये वायरस। तो इसके लिए वो हमारा नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर से वायरस दिखाई नहीं देता। इसको देखने के लिए अलग स्पेसिफिक ये माइक्रोस्कोप होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके मदद से ही ये वायरस को देख पाते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। ये कुछ पार्टिकल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं बोल सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो लिविंग पार्टिकल्स है, सॉरी इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए उसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए के बारे में नेक्स्ट ईयर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना समझो कि कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे बॉडी के, हमारे क्रोमोसोम, जीन, डीएनए वगैरह आपने सुना होगा, जो पेरेंट्स का
सेफ्टी यानी उनका जो क्वालिटी है अपने बच्चों में जो मिलता है, ये सब डीएनए का वगैरह काम होता है, वो सब नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो ये कुछ ऐसा लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट। वायरस बाहर जिंदा रह नहीं पाता है, ये एक लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल या फिर कोई क्या एनिमल, मतलब ह्यूमन बीइंग भी तो एनिमल ही हुआ, मिलना चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, और अपना ही प्रोटीन क्रिएट करके जिंदा रहता है विद द हेल्प ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट और होस्ट। हमारे घर में अगर कोई मेहमान आया, दे आर द गेस्ट एंड वी हु शो हॉस्पिटैलिटी, यानी मेहमान नवाजी जो निभाते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में एक वायरस एंट्री हुआ तो आर बॉडी सेल्स आर द होस्ट, हमारा बॉडी का सेल उसका होस्ट है, और ये प्लांट हमारे ही सेल में आकर, सॉरी ये वायरस हमारे ही सेल में आकर रहेंगे और हमारा सेल को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब स्लोली स्लोली उसको ही इस्तेमाल करके बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, और आखिर का क्या होगा? जिस होस्ट ने उसको रहने जगह दिया वही सेल को डैमेज करेंगे कंप्लीट। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सेल को ही नहीं डैमेज करते, आसपास में जितने भी नेबरिंग सेल्स होते हैं उसको भी पूरा ख़राब कर देता है। तो इसीलिए वायरस बहुत ही हानिकारक होता है। सो प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रिप्लिका, इसका अपना ही बहुत सारा रिप्लिका यानी सेम काइंड ऑफ मोर वायरसेस को क्रिएट करते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री, और वो होस्ट सेल की मदद से अब तक जिया और उसके बाद उस होस्ट सेल को ख़त्म कर देते, ख़राब कर देते और फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, और ये फ्री वायरस क्या करेंगे? आसपास के जितने भी नया नया सेल है जो हेल्दी है उनको सबको भी इन्फेक्ट करके ख़राब कर देते हैं। जस्ट लाइक द कोरोना वायरस, व्हेन इट एंटर्स आवर लंग्स इट अटैक्स द लंग सेल्स, वो लंग सेल को पहले होस्ट बनाकर उसमें जीकर रहेंगे, बड़ा होएंगे, बहुत सारा मल्टीपल हो जाएगा, और उसके बाद आसपास का एक एक सेल करके पूरे पूरे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, वायरस बहुत सारे बीमारी प्लांट में भी और एनिमल में भी बनाते हैं। सो नाउ इन आवर टेक्स्ट बुक देयर आर सम पिक्चर्स गिवन, लेट अस सी दोस। ओके, यहाँ पर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फोटोस दिया, इमेजेस दिया हुआ है, यू कैन सी इट हियर। एंट अमीबा का देखो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, एंट अमीबा। ओके, पैरामीशियम का भी देखो ऊपर दिया हुआ है, एंट अमीबा दिया है, और उसके बाद प्लाज्मोडियम का भी इधर, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स आपने पढ़ा ना, प्लाज्मोडियम का भी इमेज दिया हुआ है, और सैक्रोमाइसिस करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका इमेज दिया हुआ है, और क्लोरेला का इमेज दिया हुआ है, देखो टोटली ग्रीन कलर है, तो इसमें से हमें समझ में आता है कि ये ऑटोट्रॉप है। और उसके बाद टोमेटो विल्ट वायरस का इमेज दिया हुआ है जो टोमेटो प्लांट को अटैक करते हैं। यहाँ पे कुछ वायरसेस का नाम दिया जो ह्यूमन को अटैक करता है, इंसान को अटैक करता है। एक पोलियो वायरस जो पोलियो नाम का बीमारी क्रिएट करता है, दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस यानी सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है वो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं उसको, वो भी वायरस। कभी देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो आप बोलेंगे कुछ नहीं वायरल है, बोलते हो ना वायरल फीवर है, दैट मीन्स द फीवर या द इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस। और अभी जो कोरोना हो रहा है दैट ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा, और HIV एड्स का वायरस, ऐसा ये सब वायरस ह्यूमन को अटैक करने वाले हैं। दूसरा कैटल मतलब हमारे गाय भैंस वगैरह जो होता है उसको अटैक करने वाला एक वायरस का नाम है पिकोना वायरस। प्लांट्स में टोमेटो को अटैक करने वाला है टोमेटो विल्ट वायरस। टोबैको मसाइका वायरस, ये भी प्लांट में अटैक करने वाले। बैक्टीरिया को भी अटैक करने वाले वायरस है, यानी कुछ वायरस ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, बैक्टीरिया को अटैक कर देते हैं, वैसे एक वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ओके, सो इतना था ये लेसन के अंदर। अभी आपके पास यहाँ पर लेसन का एक्सरसाइज दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस बिफोर योर स्कूल गिव्स यू द आंसर। आप खुद से फाइंड आउट करोगे तो यू विल फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। इफ़ यू बिकम सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द आंसर्स, आपको जो खुशी मिलेगी ना अपना खुद का आंसर फाइंड आउट करके, यू जस्ट एक्सपीरियंस एंड सी। सो ऑल अबाउट द लेसन, दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन। नाउ it's your time to work hard. Okay, bye bye.